जिस पिता ने बेटे की हर गंदगी को प्यार से साफ किया था, आज उसी की बीमारी और बदबूदार पेशाब से घिन खाकर बेटे ने उसे नौकरों की कोठरी में फेंक दिया। फिर एक देसी नुस्खे ने ऐसा चमत्कार किया कि घमंडी बेटे को पैरों में गिरना पड़ा। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन 68 साल के रघुनाथ जी के कमरे में बेचैनी का शोर था। उनकी किडनी में एक अजीब सा खिंचाव और मीठा मीठा दर्द हो रहा था, जो अब बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से उनकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उन्हें हर आधे घंटे में पेशाब के लिए जाना पड़ता था, और पेशाब में बहुत अजीब झाग और ऐसी असहनीय बदबू आती थी कि कोई उनके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। रघुनाथ जी ने कांपते हाथों से अपनी लाठी पकड़ी और धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठे। उनके पैर कमजोर हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर गए, उनके हाथ से स्टील का मग्गा जमीन पर गिर गया, जिससे एक तेज आवाज हुई। तभी सामने वाले बड़े कमरे की बत्ती जल उठी। दरवाजा झटके से खुला और उनकी बहू शालिनी बाहर आई। उसने अपनी नाक पर अपना दुपट्टा कसकर रखा हुआ था, और उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। बाबूजी, क्या लगा रखा है आपने ये रात के 2:30 बजे? एक तो आपके उस बाथरूम से इतनी भयंकर बदबू आती है कि हमारे कमरे तक सोना मुहाल हो गया है। ऊपर से आप ये बर्तन गिरा गिरा कर पूरे घर की नींद हराम कर देते हैं। क्या आप एक बार में चैन से नहीं सो सकते? शालिनी ने चीखते हुए कहा। रघुनाथ जी ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया और धीमी कांपती आवाज में बोले, बेटी शालिनी, मुझे माफ कर दो। मेरे गुर्दों में बहुत दर्द है। पेशाब रुकता ही नहीं है, और जब होता है तो जलन से जान निकल जाती है। मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मेरी बच्ची। तभी उनका बेटा विक्रम भी आंखें मलता हुआ बाहर आ गया। विक्रम शहर का एक नामी व्यापारी था, जिसके पास पैसे और रुतबे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शायद इंसानियत कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। माँ के जाने के बाद मैंने आपको अपने साथ इसलिए रखा था कि आप आराम से रहेंगे, लेकिन आपने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, महँगी दवाइयाँ ला दी, लेकिन आपकी ये बार-बार पेशाब जाने की बीमारी और ये बदबू खत्म ही नहीं होती। शालिनी दिन भर घर का काम करती है, उसे भी आराम चाहिए। कल से आप रात के 8 बजे के बाद पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे, और आपका बिस्तर मैं पीछे वाली पुरानी नौकरों की कोठरी में लगवा रहा हूँ। इस घर में अब और ये बदबू बर्दाश्त नहीं होती। विक्रम ने अत्यंत कठोरता से कहा। रघुनाथ जी की आंखों से आंसू छलक पड़े, जो उनकी झुर्रियों में खो गए। जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने से सींच कर इतना बड़ा आदमी बनाया था, आज वही बेटा उनकी बीमारी से घिन खाकर उन्हें घर से बाहर फेंक रहा था। मेरे आदरणीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। जरा सोचिए, जब हम बच्चे होते हैं और बिस्तर गीला कर देते हैं, तो हमारे माता पिता कभी हमसे घिन नहीं करते। वे खुद गीले में सो जाते हैं और हमें सूखे में सुलाते हैं। लेकिन जब वही माता-पिता बूढ़े और बीमार हो जाते हैं, तो उनकी हर चीज हमें बदबूदार और बोझ लगने लगती है। अगर आप भी मानते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है और उनकी सेवा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, तो अभी वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और पारिवारिक सच्चाइयों से भरी कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत मिलती है। वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करके हमारे इस भावनात्मक परिवार का एक अटूट हिस्सा बने। अगले दिन विक्रम ने सचमुच अपने पिता का सारा सामान उठाकर घर के पीछे बनी उस सीलन भरी अंधेरी कोठरी में रखवा दिया, जहां कभी नौकर रहा करते थे। शालिनी ने उनके पानी पीने का सख्त पहरा लगा दिया। पानी कम पीने की वजह से रघुनाथ जी की किडनी में विषैले तत्व और बढ़ने लगे। उनका शरीर सूखने लगा, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़ गए, और गुर्दों का दर्द इतना भयानक हो गया
कि वे कोठरी में पड़े पड़े बस कराहते रहते थे। 2 दिन बीत गए। विक्रम और शालिनी ने मुड़कर उस कोठरी की तरफ देखा तक नहीं। वे अपने वातानुकूलित कमरे में आराम से सो रहे थे, जबकि उनका बूढ़ा पिता दर्द से तड़प रहा था। तीसरे दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे पर एक ऑटो रुका। उसमें से 75 साल के कैलाश नाथ जी उतरे। कैलाश जी रघुनाथ जी के बड़े भाई थे, जो गांव में रहते थे और आयुर्वेद और जड़ी बूटियों से बहुत बड़े जानकार थे। वो अपने छोटे भाई से मिलने बिना बताए ही शहर आ गए थे। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया, तो शालिनी और विक्रम नाश्ता कर रहे थे। अरे ताऊ जी, आप अचानक! आइए, बैठिए। विक्रम ने औपचारिकता निभाते हुए कहा। हाँ विक्रम, बहुत दिन हो गए थे अपने छोटे भाई को देखे हुए। कहाँ है मेरा रघुनाथ? दिखाई नहीं दे रहा। कैलाश जी ने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए पूछा। विक्रम और शालिनी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शालिनी ने झिझकते हुए कहा, ताऊ जी, बाबूजी तो पीछे वाले कमरे में है। दरअसल उनकी बीमारी की वजह से पूरे घर में बहुत संक्रमण फैल रहा था, तो हमने उन्हें पीछे आराम से शिफ्ट कर दिया है। कैलाश जी को तो कुछ अंदेशा हुआ। वो तुरंत बिना कुछ कहे पीछे की तरफ उस कोठरी की ओर चल पड़े। जब उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोला, तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सीलन और बदबू से भरा कमरा, एक टूटी हुई खाट और उस पर सूखी हुई लकड़ी की तरह पड़े उनके भाई रघुनाथ जी। कैलाश जी दौड़कर उनके पास गए और उन्हें गले से लगा लिया। रघुनाथ जी अपने बड़े भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगे। ये क्या हालत बना दी है तेरी इन लोगों ने? तू तो पानी के बिना तड़प रहा है। तेरी नाड़ी बता रही है कि तेरे गुर्दे सूख रहे हैं। कैलाश जी की आवाज भारी हो गई थी। वो गुस्से में तमतमाते हुए वापस बैठक में आए, जहां विक्रम खड़ा था। विक्रम, शर्म नहीं आती तुझे? जिस पिता ने तुझे अपना पेट काट कर महलों में रखा, आज तूने उसे इस बदबूदार कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया। तूने उनका पानी बंद कर दिया। क्या तू जानता है कि गुर्दों की बीमारी में पानी ना देना जहर देने के बराबर है? कैलाश जी ने गरजते हुए कहा। विक्रम ने अपने बचाव में कहा, ताऊ जी, आप नहीं जानते। उनकी किडनी खराब हो चुकी है। पेशाब में इतनी बदबू और झाग आता है कि पूरे घर में रहा नहीं जाता। हमने तो उनका इलाज करवा कर देख लिया। डॉक्टर कहते हैं अब डायलिसिस ही आखिरी रास्ता है। अब हम क्या करें? कैलाश जी ने एक गहरी सांस ली और विक्रम की आंखों में घूरते हुए बोले, तुम्हारे शहर के डॉक्टरों ने भले ही हार मान ली हो, लेकिन हमारी प्रकृति के पास हर मर्ज का इलाज है। तेरे पिता की किडनी में जो इन्फेक्शन है, जो झाग और बदबू आ रही है, उसे खत्म करने का इलाज मैं जानता हूँ। बिना किसी डायलिसिस के सिर्फ 3 दिन में इनकी किडनी पूरी तरह साफ हो जाएगी। शालिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, ताऊ जी, जब लाखों की दवाइयां काम नहीं आई, तो आपके गांव का कोई नुस्खा क्या चमत्कार करेगा? कैलाश जी ने कहा, यह नुस्खा कोई साधारण नुस्खा नहीं है। बहू, भुट्टे के सुनहरे बाल, जिन्हें तुम कचरा समझकर फेंक देते हो, और धनिया के बीज, इन दोनों को मिलाकर जो काढ़ा बनता है, वो किडनी के अंदर जमे सबसे जिद्दी विषैले तत्वों को भी काट कर बाहर फेंक देता है। ये गुर्दों को ऐसा साफ कर देगा जैसे वो कभी बीमार थे ही नहीं। दोस्तों, क्या सिर्फ एक साधारण से काढ़े से इतने गंभीर रूप से बीमार गुर्दे ठीक हो सकते हैं? क्या विक्रम अपने घमंड को छोड़कर अपने पिता की सेवा कर पाएगा? परिवार में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां हमारा अहंकार हमारे अपनों की जान ले सकता है। अगर आपको लगता है कि अहंकार को छोड़कर परिवार को चुनना ही सबसे बड़ी समझदारी है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि आज भी रिश्तों की कद्र करने वाले सच्चे लोग जिंदा हैं। तो बिना कोई देर किए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस कहानी की गहराई को अपने दिल में महसूस करें। कैलाश जी की बात सुनकर विक्रम चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी अविश्वास और खींच थी। कैलाश जी ने विक्रम के करीब जाकर धीमी लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, मैं ये काढ़ा बना सकता हूँ विक्रम, लेकिन ये औषधि तभी असर करेगी जब तू इसे अपने हाथों से बनाकर अपने पिता को पिलाएगा, और वो कोठरी में नहीं, इसी घर के सबसे अच्छे कमरे में रहेंगे। विक्रम ने चिढ़कर कहा, ताऊ जी, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ, मैं अपने हाथों से उनके बिस्तर के पास बैठकर उन्हें काढ़ा पिलाऊंगा? और वो बदबू, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती।
यह सुनते ही कैलाश जी का हाथ उठ गया, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गहरा दर्द। बदबू बर्दाश्त नहीं होती तुझे? विक्रम, तुझे याद है जब तू 7 साल का था, तुझे टाइफाइड के साथ भयंकर संक्रमण हो गया था। तू हर रात अपने बिस्तर पर 10-10 बार पेशाब करता था। तेरे शरीर और तेरे पेशाब से इतनी भयंकर दुर्गंध आती थी कि पड़ोस के लोग तुम्हारे घर आने से कतराते थे। उस समय तेरी माँ भी बीमार थी। कैलाश जी बोलते बोलते कांपने लगे। तुझे पता है तेरे इस पिता ने क्या किया था? जब तू रात को अपने कपड़े और बिस्तर गीला कर देता था, तो ये आदमी बिना किसी घिन के, बिना नाक सिकोड़े तेरे मल मूत्र को अपने हाथों से साफ करता था। तेरे पास कोई दूसरा बिस्तर नहीं था, तो तेरा ये पिता कड़ाके की ठंड में उस पेशाब से भीगे हुए गद्दे पर खुद सोता था और तुझे अपने सूखे सीने पर सुलाकर रात भर जागता था। पूरे 21 दिन तक इस इंसान ने तेरी उस बदबू को किसी महंगे इत्र की तरह महसूस किया, क्योंकि वह बदबू इसके जिगर के टुकड़े की थी। और आज आज तुझे उस पिता की बीमारी की गंध से इतनी घिन आ रही है कि तूने उसे कोठरी में मरने के लिए छोड़ दिया। कमरे में शमशान जैसी शांति छा गई। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विक्रम बुत बनकर खड़ा था। उसके दिमाग में वो धुंधली यादें ताजा हो गई। उसे याद आया कि कैसे वो बीमार होने पर सिर्फ अपने पिता के सीने पर ही सो पाता था। उसे अपनी उस क्रूरता और कठोरता पर इतनी गहरी ग्लानि हुई कि उसके पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। शालिनी भी शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसकी नजरें जमीन पर गड़ गई थी। विक्रम के गालों पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वो दौड़ता हुआ पीछे की कोठरी की तरफ गया। दरवाजा खोलकर वो सीधा अपने पिता की टूटी हुई खाट के पास जमीन पर गिर पड़ा और उनके कमजोर पैरों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं अंधा हो गया था। मेरे पैसों के घमंड ने और मेरी झूठी शान ने मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली थी। मैंने आपके उस महान बलिदान को एक पल में भुला दिया। मैं कितना नीच हूँ बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम बच्चों की तरह बिलख रहा था। रघुनाथ जी ने अपने कांपते और कमजोर हाथों से अपने बेटे का सिर उठाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। अरे पागल, पिता तो होता ही इसलिए है कि वो अपने बच्चों के सारे कष्ट खुद झेल ले। तू रो मत मेरे बच्चे, मेरा सारा दर्द तो तेरे इस एक आंसू ने ही धो दिया। मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। विक्रम उसी वक्त अपने पिता को उठाकर वापस घर के मुख्य कमरे में ले आया। उसने शालिनी को तुरंत ताजे भुट्टे लाने को कहा। विक्रम ने अपने हाथों से भुट्टे के वो सुनहरे बाल निकाले, उन्हें पानी में डाला। उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया और गोखरू मिलाया और उसे धीमी आंच पर उबलने दिया। जब पानी उबलकर आधा रह गया, तो उसने उसे छाना और हल्का गुनगुना करके अपने हाथों से अपने पिता को पिलाया। उस रात विक्रम अपने पिता के कमरे में ही जमीन पर सोया। जब रघुनाथ जी को पेशाब के लिए उठना होता, विक्रम उन्हें अपने कंधों का सहारा देकर बाथरूम तक ले जाता और बिना किसी शिकायत के उन्हें वापस बिस्तर पर लेटाता। अगले 3 दिनों तक घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। शालिनी भी अपने ससुर के लिए ताजा और सुपाच्य भोजन बनाती और विक्रम नियम से दिन में 2 बार वो चमत्कारी काढ़ा अपने पिता को पिलाता। और सचमुच कैलाश जी का बताया हुआ वो देसी नुस्खा किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। तीसरे दिन के अंत तक रघुनाथ जी की हालत में आश्चर्यजनक सुधार आया। उनके पेशाब में आने वाला झाग पूरी तरह से खत्म हो गया और वो भयानक बदबू भी गायब हो गई। उनकी किडनी के सारे विषैले तत्व उस काढ़े ने शरीर से बाहर निकाल फेंके थे। अब उन्हें हर आधे घंटे में बाथरूम नहीं भागना पड़ता था। उनका दर्द बिल्कुल खत्म हो चुका था और उनके चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। लेकिन असली चमत्कार तो उस परिवार के टूटते हुए रिश्तों में हुआ था। वो बीमारी जो इस परिवार को अलग करने वाली थी, उसी बीमारी ने विक्रम को उसके पिता के प्यार और बलिदान की अहमियत समझा दी थी। अब विक्रम का दिन अपने पिता के पैर छुए बिना शुरू नहीं होता था और शालिनी के मन से भी वो सारी कड़वाहट धुल चुकी थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक काढ़े या देसी नुस्खे का चमत्कार नहीं था। ये उस प्यार, पश्चाताप और सेवा का चमत्कार था जो एक पिता को अपने बेटे से सालों बाद मिला था। दुनिया की कोई भी मशीन या महंगी से महंगी दवाई शरीर का इलाज तो कर सकती है, लेकिन जब आत्मा छिल जाती है, जब दिल टूट जाता है,
तो उसका इलाज सिर्फ अपनों का प्यार और उनका स्पर्श ही कर सकता है। हमारे माता-पिता अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी खुशियाँ हमारी तरक्की की नींव में गाड़ देते हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में उनकी बीमारियाँ या उनकी कमजोरियाँ ही हमें बोझ नहीं लगनी चाहिए। उनकी सेवा करें, उनकी कद्र करें, क्योंकि जब ये साया सिर से उठ जाएगा, तो हमारे पास रोने और पछताने के अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके दिल के तारों को छुआ है, अगर आपकी आँखों में भी अपने माता-पिता के लिए थोड़ी-सी नमी आई है, तो कृपया वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस कहानी को अपने परिवार के हर सदस्य और हर उस इंसान तक पहुँचाएँ, जिसे आप प्यार करते हैं। कमेंट्स में जय माता-पिता ज़रूर लिखें और मुझे बताएँ कि आप अपने माता-पिता की सेहत का ख़्याल कैसे रखते हैं। वर्मा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके हमेशा ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ रहें। धन्यवाद।